हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा सीएमआई का आपका एजुकेटर हमारे यूट्यूब चैनल सीएमआई में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने संविधान के विकास के क्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास और फिर मूल अधिकारों के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा की है। उसके बाद हमने दो प्रश्नोत्तरी संबंधी वीडियो, जो कि एक भारत के संवैधानिक विकास और प्रस्तावना से संबंधित थे, और दूसरी प्रश्नोत्तरी की वीडियो जो कि भारत के संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों से संबंधित है, उसके लिए भी हमने एक प्रयास किया, एक वीडियो बनाई जो शायद आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। देखिए, अगर आपने हमारी प्रश्नोत्तरी की कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करें, और आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दोनों वीडियो अलग अलग समय पर दिखाई देंगी दोस्तों। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे संविधान के भाग 4 की। अब संविधान का जो भाग 4 है उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी राज्य जब नीतियां बनाएगा तो उस समय जो तत्व होंगे वो तत्व क्या करेंगे? राज्य को कुछ निर्देश देंगे। कौन से निर्देश देंगे? कि आप इस प्रकार से लोक कल्याण के लिए क्या कीजिए? नीतियां बनाइए। अब उन तत्वों के बारे में हमारे संविधान के भाग 4 में बताया हुआ है, और उनके लिए कौन से अनुच्छेद निर्धारित किए गए? अनुच्छेद 36 से 51 निर्धारित किए गए। अब देखिए दोस्तों, इनको क्या कहा गया? डीपीएसपी कहा गया। अब डीपीएसपी कहने के बाद देखिए, एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है ग्रैनविल ऑस्टिन। क्या नाम है इनका? ग्रैनविल ऑस्टिन। देखिए, वैसे तो इनकी चर्चा करना खास आवश्यक नहीं है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के बाद आज हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व, और इससे पहले हमने मूल अधिकार पढ़े थे। तो इनका क्या संबंध इन दोनों ही चीजों से है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों को ग्रैनविल ऑस्टिन, जो ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने क्या नाम दे दिया? इनको संविधान की मूल आत्मा। क्या कहा दोस्तों? संविधान की मूल आत्मा। अब ये तो विचार किसका हो गया दोस्तों? ग्रैनविल ऑस्टिन का। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि किसी पेपर में सीधे एक विचारक के नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि इसने क्या कहा। देखिए, एक हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करने की कोशिश करेंगे केटी शाह। देखिए, खैर मैं भी आपको बता देता हूं कि केटी शाह संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो डीपीएसपी है, ये एक ऐसा चेक है। कैसा चेक है? जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा पर निर्भर। अब बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, क्या करता है दोस्तों? ये डीपीएसपी। अब ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी इसको कैश करना ना करना किस पे निर्भर करेगा? बैंक के ऊपर निर्भर करेगा। यानी बैंक के पास अगर संसाधन होंगे, बैंक के पास अगर कैश होगा, तो वो आपके इस चेक को कैश कर देगा, अनलेस ये चेक एक कागज का टुकड़ा बनकर ही रह जाएगा। ये केटी शाह जी ने कहा, ये ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने कहा। तो आप एक बार इन दोनों को लिख लीजिए, या इनका एक हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि ये देखिए दोनों क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चंस है। कैसे है ये? फैक्ट है। इन फैक्ट के बारे में कोई इनको क्या नहीं कर सकता? नकार नहीं सकता। और ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी पूछा जा चुका है, और ये भी प्रश्न पिछले कुछ पेपर्स में पूछे जा चुके हैं राज्य की कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में। और केटी शाह जी के क्वेश्चन के बारे में तो यूपीएससी ने भी पूछा है दोस्तों। तो आप ये एक बार देख लीजिए। अब हम देखते हैं इन डीपीएसपी की विशेषता। क्या देखते हैं दोस्तों? इनकी विशेषता। अब इनकी विशेषता क्या है? इनकी पहली विशेषता तो यह है कि राज्य क्या करेगा? नीति बनाते समय, राज्य नीति बनाते समय इनका ध्यान रखेगा। राज्य नीति बनाते समय इन तत्वों को क्या करेगा? ध्यान में रखेगा, या इनका ध्यान रखेगा। यानी कोई भी नीति जो बनेगी वो इन्हीं तत्वों को समाहित करते हुए बनेगी। अब इसका दूसरा जो है वो क्या है कि ये 1935 के अधिनियम
के अधिनियम में जो क्या थे मूल आदर्श, उसके जो निर्देशों के उपकरण थे के निर्देशों के उपकरण के समान है, निर्देशों के उपकरण के समान है। ये किसमें कह दिया? 1935 के निर्देशों के उपकरण के समान। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि इसमें उच्च आदर्श, समानता, स्वतंत्रता, इन तीनों का क्या है समावेश है। और नंबर 4 क्या है जो इनकी प्रकृति है, क्या है डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो क्या है गैर न्यायिक है। कैसी है दोस्तों? गैर न्यायिक। अब ये क्या है इन डीपीएसपी की विशेषताएं हैं। अब हम इनको देख लेते हैं एक बार कि राज्य क्या करेगा जब भी कोई नीतियां बनाएगा अपने राज्य के लोगों के कल्याण के संबंध में, अगर कोई भी नीति बनाएगा या लोगों के लिए कोई भी नीति बनाएगा तो क्या करेगा इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। कोई भी कानून बनाते समय इन डीपीएसपी को क्या रखा जाएगा? ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें गवर्नर की कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल जो था उसकी कार्यकारिणी के लिए क्या आए थे? कुछ निर्देश आए थे। तो ये 1935 के अधिनियम के निर्देशों के उपकरण के समान है, निर्देशों के उपकरण के समान। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, ये बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कही थी। किसने कही थी? अम्बेडकर साहब ने कही थी। अब अम्बेडकर साहब की बात है तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि निर्देशों के उपकरण किसने बताया? किसने बताया? अम्बेडकर साहब ने बताया। नेक्स्ट आपके सामने कि ये क्या करते हैं? उच्च आदर्श, समानता और स्वतंत्रता को स्थापित करते हैं। यानी जब भी आप डीपीएसपी का यूज करते हुए कोई भी कानून बनाएंगे, डीपीएसपी में देखिए कहा गया है कि राज्य नीतियां बनाएगा तो समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। मान लीजिए जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो उसमें क्या किया गया है? समाज की एक बड़ी जनसंख्या को उसके अंदर कवर किया गया है। तो उसमें जब भी कोई ऐसे कार्य होंगे जो डीपीएसपी के तहत होंगे तो इसमें एक बड़े तबके को कवर किया जाएगा, इसमें उच्च आदर्श स्थापित किए जाएंगे। दूसरा क्या है? समानता। समानता कैसे कि राज्य क्या है भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा, उनको विकेंद्रीकृत रखेगा। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उनका हनन राज्य नहीं करेगा और इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जब भी कोई कानून बनाएगा तो उसमें स्वतंत्रता के अधिकार को जीवित रखेगा राज्य। नेक्स्ट क्या है कि प्रकृति जो क्या है वो कैसी है? गैर न्यायिक, यानी कि डीपीएसपी को कानून या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता, इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ये क्या हो गई हमारे सामने डीपीएसपी की विशेषताएं हो गई दोस्तों। अब सेकंड वाली देखिए, एक ये जो विशेषता है 1935 के अधिनियम के निर्देशों के उपकरण के समान। तो कई बार ये बात आती है कि हमें जो कहा गया है कि संविधान में डीपीएसपी जो स्रोत है तो इनका स्रोत क्या है? डीपीएसपी का वो स्रोत है आयरलैंड। क्या है दोस्तों? आयरलैंड। और आयरलैंड का जो संविधान बना था वो कब बना था? 1937 में। कब बना था दोस्तों? 1937 में। और आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी लिए हमने लिए भारत के संविधान में, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिए। लेकिन 1935 के अधिनियम में तो पहले ही निर्देशों के उपकरण दे रखे थे और 37 में वो संविधान बना है। तो क्या हो रहा था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया उस समय चालू थी और जब 1935 का अधिनियम आया तो 1935 के अधिनियम ने भी ये कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। 1935 के अधिनियम ने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। और आयरलैंड ने किस देश से लिए थे? स्पेन से लिए थे। लेकिन हमने जो हमारा भारत देश है उसने कहां से उठाए? आयरलैंड के संविधान से। इसलिए भारत के डीपीएसपी का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान है दोस्तों। तो ये तो हो गई इन डीपीएसपी की कुछ विशेषताएं। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बात करें। अब इसके बाद हम देखते हैं सीधे अनुच्छेद 36 से 51 तक की हम बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 36 जो है वो क्या है? आर्टिकल 36 आपको एक बात कहता है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा कहेगा। क्या कहेगा? कि आर्टिकल 36 में क्या दे रखा है आपको? राज्य की परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल 36। अब 36 क्या दे रखा है आपको? राज्य की परिभाषा।
अब राज्य की परिभाषा जो दे रखी है ना 36 में भी है, और ये की ये बात कहां लिखी हुई है, आर्टिकल 12 में। कहां लिखी हुई दोस्तों, आर्टिकल 12 में भी लिखी हुई है राज्य की परिभाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास अगर यही क्वेश्चन आए, क्योंकि आजकल क्या है, विद्यार्थियों की क्यूरियोसिटी कुछ अलग टाइप की है, वो ये दिमाग लगाते हैं कि सेम चीज है तो अब सर हमें बताएं कि किस चीज को हमें क्या आंसर देना है। जब आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि राज्य की परिभाषा किस संविधान के अनुच्छेद में दी गई है, तो आपको आंसर क्या करना है, आंसर करना है आपको आर्टिकल 12। और अगर ये दोनों ऑप्शन में है 36 और 12, अगर दो उत्तर मांगे, यानी कोई ऐसे लिख रखा है कि 12 एंड 36 तो ठीक, एक लिख रखा है 36 12 नीचे दोनों तो दोनों ठीक, 36 12 लिख रखा है, दोनों लिख रखा है तो दोनों ठीक। और अगर इंडिविजुअल यानी सिंगल आंसर देना है कि आपको किस में राज्य की परिभाषा दी हुई है, तो राज्य की परिभाषा के लिए आंसर होगा आपका अनुच्छेद 12 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा वही है या उसके ही समान है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। यानी संविधान निर्माताओं ने क्या किया है कि अनुच्छेद 12 को बेस माना है और अनुच्छेद 36 में क्या कह दिया कि यहाँ पे भी राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 36 में। देखिए हम कभी कभी लिखते हैं जैसे है, और है के नीचे यहाँ पे लिख दिया ये, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, तो ये जो ये वाली जो दो बात हम कहते हैं ना चीज समान है, तो यहाँ पे भी ये कर दिया कि आर्टिकल 12 और समान किसके है, आर्टिकल 36 के, यानी 12 किसके समान हो गया, 36 के समान, या 36 किसके समान हो गया, 12 के समान। यानी 36 में राज्य की परिभाषा वही है जो 12 में दी गई है। आंसर 12 भी ठीक है, आंसर 36 भी ठीक है। अगर अकेला आंसर देना है तो 12 ठीक है, दोनों देने हैं तो 36 ठीक है, और 12 और 36 दोनों ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में अनुच्छेद 12 को आंसर ही नहीं बना रखा है तो आंसर 36 ठीक रहेगा दोस्तों। तो ये हुई आपकी आर्टिकल 36 की बात। अब आर्टिकल 37 की बात कर लेते हैं हम। आर्टिकल 37 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 37 कहता है आपसे दो बातें कहता है। पहला तो क्या कहेगा कि इनकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, गैर न्यायिक, क्योंकि संविधान में ऐसे जो विशेषताएं जो मैंने अभी आपको बताई, ऐसे संविधान में कहीं नहीं लिखा जाता है कि ये इनकी विशेषताएं हैं, हमें उनमें से ही उनकी विशेषताएं निकालनी होती है, उनको कंक्लूड करना होता है। अब आर्टिकल 37 में दो बातें लिखी हुई है। एक तो क्या है, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, गैर न्यायिक है, कि इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा दे रखा है इन्होंने कि इनको परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता, और इन सिद्धांतों को क्या करेगा, समाहित करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। यानी नीति बनाते समय इन सिद्धांतों को समाहित करना, इन सिद्धांतों को समाहित करना, इन सिद्धांतों को समाहित करना। देखिए मैंने आपको दो विशेषताएं बताई थी कि राज्य जब भी नीति बनाएगा तो इनका ध्यान रखेगा और इनकी प्रकृति कैसी होगी, गैर न्यायिक होगी। ये दोनों ही बातें अनुच्छेद 37 में दी हुई हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायिक, इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी जरूरी नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा है कि नीति बनाते समय इन सिद्धांतों को समाहित करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। तो ये दोनों बातें इनकी विशेषता भी है और अनुच्छेद 37 में भी दी हुई है। अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 आपसे कहता है कि राज्य जब भी नीतियां बनाएगा ना तो लोक कल्याण के लिए क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा। तो कह रहा है कि जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था को क्या देगा दोस्तों, बढ़ावा देगा। और कौन देगा, राज्य देगा। ये कह रहा है कि आपको जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी नीतियां ऐसी बनाइए जिनमें कि सारा समाज एक साथ आपके सामने
आ सके। देखिए सारा समाज जब नीतियों को एक साथ आएगा ना तो नीतियां भी सामाजिक हित में बनेगी और उनमें अधिकाधिक लोगों का क्या होगा दोस्तों, कल्याण होगा। दूसरी बात जन कल्याण, देखिए क्या कह रहा है ये जन कल्याण, तो इसमें क्या कह रहा है कि आय, सबसे पहली चीज तो क्या है आय, दूसरा क्या है आधारभूत सुविधाएं, क्या है आधारभूत सुविधाएं, आय सुविधाएं और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की असमानता, समानता। देखिए कहा गया है इसमें कि आय सुविधाएं प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता, यानी आय की असमानता हमने ऐसे कर रखी है, किसी व्यक्ति को तो करोड़ों रुपए आय मिल रही है, किसी को 100 रुपए भी आय नहीं मिल रही है, तो आय में क्या हो गया असमानता हो गई। दूसरा है सुविधाएं, किसी के पास गाड़ी है किसी के पास चप्पल भी नहीं है चलने को। तीसरा है प्रतिष्ठा, कोई व्यक्ति तो अपनी सुख सुविधाओं के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा के उच्च वर्ग पे है और कोई जिसके पास सुविधाएं नहीं है बेघर है वो क्या है बिल्कुल निम्न वर्ग में है। चौथा क्या कह रहा है अवसर की असमानता, यानी किसी को तो कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा अवसर मिल रहे हैं और किसी को अवसर ही नहीं दे पा रहा है। तो इन चारों चीजों को क्या करेगा राज्य दूर करने का प्रयास करेगा। देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16, अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए आप, और आई बटन पे क्लिक करने के बाद समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार दोस्तों, समानता का अधिकार पढ़िए और उसमें आर्टिकल 16 पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से अवसर की समता का या समानता का पता लगेगा। लेकिन डीपीएसपी में क्या शब्द दिया गया, अवसर की असमानता। असमानता का मतलब किसी व्यक्ति को तो एक ही जॉब के लिए 10 बार ऑप्शन मिल गया और एक को एक बार भी नहीं मिल रहा, तो ये क्या उनके लिए अवसर की असमानता है। तो राज्य इन असमानताओं को क्या करेगा, दूर करने का प्रयास करेगा दोस्तों। तो ये हो गया आपके सामने आर्टिकल 36, 37, 38, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम आगे और बात करें। हाँ तो दोस्तों आगे अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि राज्य द्वारा क्या किया जाएगा, अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों आर्टिकल जो 38 है इसमें ये जो चीजें दी गई है ना, ये चार चीजें ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 44 अमेंडमेंट 1978 द्वारा। ये कब जोड़ी गई थी, 44 अमेंडमेंट 1978 द्वारा। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो आप यहां देख लीजिए 44 अमेंडमेंट 1978 द्वारा। अब आर्टिकल 39 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 39 में कह रहा है कि कुछ क्या करेगा, सिद्धांतों का राज्य अनुसरण करेगा। आर्टिकल 39 कि कुछ सिद्धांतों का राज्य अनुसरण करेगा। अब वो सिद्धांत कौन कौन से होंगे, कुछ सिद्धांतों का अनुसरण, सिद्धांतों का अनुसरण कौन करेगा, राज्य करेगा। सिद्धांतों का अनुसरण करेगा तो अब क्या करेगा राज्य, जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन। देखिए दोस्तों राज्य क्या करेगा, राज्य अपने लोगों को जीविका के पर्याप्त साधन क्या करेगा, उपलब्ध करवाएगा। दूसरा है आर्थिक जो संसाधन है उनका समान वितरण, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली चीज क्या है, जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा। दूसरा कह रहा है आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, और तीसरा क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। कर्मकार, देखिए एक चीज होती है आपके सामने कि कर्मकार होते हैं जो कार्य करने वाले होते हैं, एक बार आप इनको लिख लीजिए। कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति, बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति, बाल श्रम से क्या दिलवाएगा दोस्तों,
मुक्ति दिलवाएगा। और बालकों के क्या करेगा, स्वास्थ्य का विकास, और बालकों के स्वास्थ्य का विकास। अब ये क्या हो गई हमारे सामने, इसके कुछ सिद्धांत है जिनका वो क्या करेगा, अनुसरण करेगा अनुच्छेद 39 के द्वारा। अब अनुच्छेद 39 में इसने कह दिया कि जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा, जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा, राज्य करवाएगा। कि आपको कोई भी ऐसा काम दे देगा जिससे कि आप अपनी जीविका कर पाए, निर्वहन कर पाए। अब राज्य जीविका निर्वहन करने के लिए देखिए, आपको पता होगा एक अधिकार अधिनियम चल रहा है, उसका नाम है मनरेगा, MNREGA। देखिए ये रोजगार की गारंटी का अधिनियम है, जिससे कि क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका उपार्जन के लिए रोजगार मिलेगा। दूसरा, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण। आर्थिक संसाधनों का क्या होगा दोस्तों, समान वितरण हो जाएगा। कौन करेगा, ये भी राज्य करेगा। कि उसके पास जो भी आर्थिक संसाधन होंगे उनके क्या करेगा, वो समान वितरण की व्यवस्था करेगा, जिससे अधिकतम लोक कल्याण हो सके। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए अगर आप भी एक कार्य कर रहे हो और मैं भी वो कार्य कर रहा हूं, तो दोनों को क्या, अगर सेम कार्य कर रहे हैं हम, सेम हमारी श्रम है, तो दोनों को क्या मिलेगा, समान ही वेतन मिलेगा। फिर क्या है, कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति। यानी जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उनको स्वास्थ्य दे, उनको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां भी देगा राज्य। राज्य क्या करता है कि स्वास्थ्य की उनकी व्यवस्था करता है जो कर्मकार होते हैं। और बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाना अधिनियम 1948 बना करके क्या कर रखा है, बाल श्रम से मुक्ति दिला रखी है। और बालकों के स्वास्थ्य का विकास क्या करेगा, इससे बालकों के स्वास्थ्य का विकास, यानी बाल अस्पतालों की स्थापना राज्य करेगा। और ये सब, ये जो बालकों के स्वास्थ्य का विकास है ना, ये किस में दिया गया है, ये दिया गया आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 39, आप इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 39 क्या की। अब आर्टिकल 39 क्या की हम बात करेंगे, तो उसमें क्या है कि समान न्याय और निशुल्क कानूनी व्यवस्था। देखिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल जोड़ा हमारे नीति निर्माताओं ने, संसद ने हमारी ने संविधान संशोधन 42वां जब किया, ये जो 42 CAA 1976 जब किया, तो इसमें एक प्रावधान क्या जोड़ा अनुच्छेद 39 के में कि समान न्याय प्लस निशुल्क कानूनी सहायता। निशुल्क कानूनी सहायता। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये कि सबको क्या मिलेगा, समान न्याय मिलेगा। यानी अगर न्यायालय में किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए क्या कर दिया, एक व्यक्ति है जो किसी को हत्या का दोषी पाया जाता है, तो अगर वो आर्थिक रूप से संबल है, किसी प्रतिष्ठित पद पर है, या आपके और मेरे जैसा कोई सामान्य नागरिक है, तो सबको क्या मिलेगा, समान न्याय, सबके लिए समान सजा का प्रावधान भारतीय कानूनों के तहत राज्य करेगा। और दूसरा क्या है, निशुल्क कानूनी सहायता। यानी अगर आप और मैं कानूनी सहायता पाने में अक्षम है, हमारे पास उतना आर्थिक संसाधन नहीं है, तो हमें राज्य क्या दिलवाएगा, निशुल्क कानूनी सहायता राज्य द्वारा दिलवाई जाएगी। और ये सब कब जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और आपको सभी को पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसको क्या बोलते हैं हम, मिनी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी संविधान, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनेकों नाम है। और ये देखिए आप, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता है ना, ये हमारे समाजवादी, जो हमारे डीपीएसपी है ना, उनका समाजवादी दर्शन है। देखिए अभी हम आगे बात करेंगे कि हमारे डीपीएसपी में समाजवादी दर्शन भी झलकता है, और क्या झलकता है, गांधीवादी दर्शन भी झलकता है। गांधीवादी दर्शन के साथ साथ कुछ बौद्धिक सिद्धांत भी ऐसे झलकते हैं। किसमें झलकते हैं, डीपीएसपी में। तो अभी हम उनकी बात करेंगे। एक बार आर्टिकल 39 क्या हो गया, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 40। क्या है आपका, आर्टिकल 40। अब 40 आपसे कह रहा है कि राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा।
देखिए 40 और यहीं पे आ गए गांधी जी हमारे सामने, क्योंकि गांधी जी ने ही ग्राम स्वराज की बात रखी थी। तो राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन। और ये कौन सा दर्शन है, गांधीवादी दर्शन। देखिए सब लोग कहते हैं कि गांधी जी तो संविधान सभा में थे ही नहीं, तो गांधीवादी दर्शन कहां से आ गए। तो अब ये आप खुद देख लीजिए, ग्राम पंचायतों के गठन में क्या गांधीवादी दर्शन नहीं है, इसमें पूरी तरह से गांधीवादी दर्शन है। क्योंकि गांधी जी तो क्या कहते थे, गांधी जी गांवों की बात करते थे, गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, ग्राम पंचायतों की बात करते थे, कुटीर उद्योगों की बात करते थे। तो ये सब क्या है, ये सब गांधीयन फिलोसफी है, गांधीवादी दर्शन है दोस्तों। तो गांधी जी के अनुसार कहा गया था कि हम ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उनको ही अपने स्वशासन का अधिकार होना चाहिए। और राज्य ने क्या कर दिया, ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया और ग्रामीण शासन की बागडोर किसके हाथ में दे दी, ग्राम पंचायतों के हाथ में दे दी। तो ये क्या है, अनुच्छेद 40 हो गया दोस्तों। अब आपके अनुच्छेद 41 किसकी बात करेंगे हम, आपका अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43। इन तीनों की एक साथ बात करने की कोशिश हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि काम पाने, शिक्षा और बेकारी से मुक्ति, बेकारी से मुक्ति। ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 41। 42 कहता है कि न्यायोचित दशा, न्यायोचित एवं कौन सी दशा है, मानवीय दशाएं, एवं मानवीय दशा किसकी, काम करने की, कैसी, न्यायोचित एवं मानवीय दशा और प्लस प्रसूति सहायता, प्लस प्रसूति सहायता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा आर्टिकल 42। और आर्टिकल 43 क्या है कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन और कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। आर्टिकल 43 क्या कह रहा है कि कुटीर उद्योगों की राज्य क्या करेगा, स्थापना करेगा, कुटीर उद्योगों की स्थापना। और कर्मचारियों के लिए कैसा है, निर्वाह वेतन। ये हो गया हमारा आर्टिकल 43। और 43 जो ए है उसमें क्या है, उद्योगों का प्रबंधन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। और आर्टिकल 43 क्या है, ये है वो ही आपके गांधी जी वाली बातें, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां हैं, उनको क्या करेगा राज्य, प्रोत्साहन देगा। ये काम कौन करेगा दोस्तों, ये करेगा राज्य। और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन किस अधिनियम में दिया गया, 1907 CAA 2011 में। अब ये है हमारे सामने 41, 42 और 43। आपको इन तीनों को जोड़ के मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि देखिए इसमें क्या है, काम यानी कोई भी कार्य करने की बात, दूसरी न्यायोचित और मानवीय दशा कब, कार्य के समय में, और तीसरा है उद्योगों की स्थापना और वेतन। तो ये तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। पहला कहेगा कि अनुच्छेद 41 कि राज्य क्या करेगा, काम पाने, शिक्षा और बेकारी से मुक्ति, यानी राज्य रोजगारों का सृजन करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और बेकारी से मुक्ति मिलेगी। यानी शिक्षा का प्रबंधन भी कौन करेगा, राज्य करेगा। दूसरा कह रहा है कि आर्टिकल 42 में क्या करेगा, न्यायोचित और मानवीय दशा और प्रसूति सहायता, यानी काम जहां पे कर रहे हैं आप वैसे वहां पे कैसी होनी चाहिए, न्यायोचित दशा। ये नहीं है कि आदमी काम कर रहा है और काम करते करते उसको
पानी भी नहीं मिल रहा है काम करते हुए, और दूसरा कि उसे एक स्वच्छ पर्यावरण भी नहीं मिल पा रहा है। मानवीय दशा यानी काम ऐसी जगह पे करेगा जहां पे एक मानव कार्य कर सके, ऐसी मानवीय दशाओं का राज्य उपलब्ध करवाएगा। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है प्रसूति सहायता, यानी एक स्त्री जब मां बनती है तो उसे कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए राज्य क्या करेगा, प्रसूति सहायता उसे उपलब्ध करवाएगा, और प्रसूति सहायता के माध्यम से उसके स्वास्थ्य की क्या करेगा, देखभाल करेगा। नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। राज्य को आर्टिकल 43, ये देखिए कुटीर उद्योग, फिर वही गांधी जी वाली बात, इन पे फिर गांधीवादी छाप आ गई कि कुटीर उद्योगों की स्थापना कौन करेगा, राज्य करेगा, यानी छोटे छोटे उद्योग की स्थापना करेगा जिससे कि व्यक्तियों को क्या मिल सके, निर्वाह करने लायक वेतन मिल सके। फिर है 43 के उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, यानी आप एक उद्योग चला रहे हैं और उद्योग में अगर जो लेबर है, अगर उस लेबर की कोई भूमिका नहीं होगी ना, तो क्या होगा कि जो प्रशासन है, उसका प्रबंधन है, वो लेबर का क्या करेगा, शोषण करेगा। इसीलिए आपको पता होगा कि जब उद्योगों के प्रबंधन में लेबर की भूमिका बनाई गई, ये एक समाजवादी तत्व जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जब ये चीजें जोड़ी गई, तो उसके बाद ही अनेकों क्या बने, यूनियन बनी। कौन सी, लेबर यूनियन, एटक, इंटक, इन सभी का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। फिर क्या है, आर्टिकल 43 कह रहा है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, राज्य क्या करेगा, सहकारी समितियों को क्या देगा, प्रोत्साहन देगा, और उसके लिए संसद ने फिर कानून बनाया 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 बनाया दोस्तों। तो ये हो गए आपके 41, 42, 43। और देखिए इस 41 में एक चीज और है, वो है लोक सहायता पाने का अधिकार। ये लोक सहायता जो है ना, ये भी कौन उपलब्ध करवाएगा, राज्य करवाएगा। कि अगर हमारे पास संसाधन पूर्ण अवेलेबल नहीं है तो राज्य कुछ ऐसे संसाधन दे देगा जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, लोक सहायता पालेगा। अब लोक सहायता का अर्थ आप यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र से लगा सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से लगा सकते हैं, अन्य कई क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दूर के स्रोतों से पानी लाने के लिए पैसा नहीं है, तो राज्य क्या करता है कि पाइपलाइन बिछाता है, पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को पानी देता है। दूसरा है कि हमारे पास अगर मान लीजिए स्वास्थ्य का खर्चा उठाने का पैसा नहीं है, तो राज्य निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करता है, निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। तो ये सब क्या है, लोक सहायता पाने के लोगों के अधिकार है, और लोक सहायता देने की कौन कोशिश करेगा, राज्य कोशिश करेगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपके सामने आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, और 44 आर्टिकल आपका काफी इंपॉर्टेंट, और कहें कि सबसे ज्यादा एक तरीके का कौन, आर्टिकल 44 जो है ना आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और वो आपको क्या कह रहा है, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। राज्य क्या करेगा, समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, और यह भी क्या है, एक तरह का समाजवादी दर्शन है। अब भारत में क्या है कि देखिए लगभग जो कानून है, भारत के जो लगभग कानून है वो कैसे हैं, सभी लोगों के लिए समान है। लेकिन कुछ कानून जैसे विवाह का कानून हुआ, उत्तराधिकार का कानून हुआ, ये क्या है कि धर्म के हिसाब से अलग अलग है। जैसे इस्लामी धर्म में इस्लामी कानून चलता है, हिंदू धर्म में राज्य के कानून चलते हैं। तो वहां पर क्या है कि थोड़ा सा ये मान लीजिए आप कि अगर 100 कानून भारत में है तो लगभग 97-98 कानून दोनों के लिए समान है, लेकिन कुछ 1-8% कानून क्या है, अलग अलग है। इसीलिए राज्य क्या करेगा, समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। यह भी डीपीएसपी में दिया हुआ है। जैसे अभी हमने देखा कि एक ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, उसके ऊपर राज्यसभा में संसद में क्या हुई, वोटिंग हुई, और वो ट्रिपल तलाक पास कर दिया गया, यानी अब ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया। तो हमने समान नागरिक संहिता की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है दोस्तों। अब आर्टिकल 45 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि बालपन पूर्व देखभाल, बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा,
ये तो आर्टिकल 45 जो पहले था। अब आर्टिकल 45 को क्या कर दिया गया है, हल्का सा अमेंडमेंट कर दिया गया इसमें। और आर्टिकल 45 आज की स्थिति में क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्लस अनिवार्य शिक्षा देने का क्या करेगा राज्य, प्रयास करेगा, अनिवार्य शिक्षा। अब ये कब जोड़े गए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस बात को जोड़ा गया, इसी 45वें अनुच्छेद में जोड़ा गया और कहा गया कि हम क्या करेंगे, अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। और साथ में इसमें एक बात और जोड़ दी गई, और वो कब जोड़ी गई, आरटी एक्ट 2009 के द्वारा, कि अब तो क्या कर दिया, इसको मूल अधिकार ही बना दिया। और मूल अधिकार बना करके कह दिया कि अब राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का व्यवस्था या अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा, अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करेगा। दोस्तों ये हो गए आर्टिकल 44, 45, देख लीजिए आप इनको एक बार। अब आर्टिकल 46 आपसे क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति व कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को क्या देगा, आर्टिकल 46 बढ़ावा देगा। आर्टिकल 46 क्या कह रहा है, एसटी, एससी और आर्थिक कमजोर वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक, जो कमजोर वर्ग होंगे उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को क्या करेगा दोस्तों, बढ़ावा देगा। आर्थिक हितों को बढ़ावा, आर्थिक हितों को क्या देगा दोस्तों, बढ़ावा देगा। देखिए राज्य को नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 46 में कहा गया है कि वो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, एससी यानी अनुसूचित जाति और माफ कीजिएगा ये कमजोर वर्ग, और कमजोर वर्ग के आर्थिक यहां है कि शैक्षिक और आर्थिक हितों को क्या देगा, बढ़ावा देगा। कौन देगा, राज्य देगा। इससे हमें क्या मिला, फिर से एक बार समाजवादी दर्शन मिला। कौन सा मिला, समाजवादी दर्शन की एसटी, एससी और कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। इसी में आपको गांधीवादी दर्शन की भी झलक मिली, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी विकास है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। किस तक, अंतिम व्यक्ति तक। और अंतिम व्यक्ति कौन है, वही जो कमजोर वर्ग है। कमजोर वर्ग तक क्या है, अंतिम व्यक्ति तक ये सब अधिकार पहुंचने चाहिए। अब आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 कह रहा है कि क्या करेगा राज्य, पोषाहार या पोषण स्तर में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। पोषण स्तर में वृद्धि। और आपने अभी सुना भी होगा कि कुछ दिनों तक राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण अभियान चला है भारत में, और अभी भी शायद ये स्कूलों में जारी है, अनवरत रूप से जारी है। इसके तहत बच्चों को कुछ 150-200 ml दूध प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में पिलाया जाता है। तो क्या करेगा राज्य, पोषण स्तर में वृद्धि करेगा, लोगों का जीवन स्तर सुधारेगा। जीवन स्तर सुधारने का क्या करेगा दोस्तों, प्रयास करेगा। जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। और जन स्वास्थ्य की स्थिति को क्या करेगा, बेहतर बनाएगा। जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने का कौन करेगा, राज्य प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल 47 में दे रखा है कि राज्य क्या करेगा, पोषण स्तर में वृद्धि, जो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पोषण मिशन है, उसके तहत बच्चों को क्या पिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, तो उनके पोषण स्तर में वृद्धि होगी। जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करेगा, यानी अगर उनको पोषण मिलेगा, शिक्षा मिलेगी तो उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। और जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। देखिए इसका सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू है। अब उस मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत क्या होता है, जन स्वास्थ्य जो है वो क्या बन रहा है दोस्तों, बेहतर बन रहा है। क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर आपको आर्थिक
इलाज करवाना हो, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप आर्थिक रूप से संबल नहीं होंगे, तो व्यक्ति का इलाज असंभव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब जब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है तो उसके तहत क्या होता है कि जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो रही है, गरीब आदमी को भी, अशक्त जनों को भी, सबको क्या मिल रही है, जन स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। और इसमें आर्टिकल 47 में ही कहा गया है कि क्या करेगा राज्य, मदिरा, नशीली दवा, मदिरा, नशीली दवा और ड्रग, इन पर राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा, इन पर रोक लगाएगा। और ये तीनों बातें फिर से कहां से आ रही हैं, हमारे गांधी जी के गांधीवादी दर्शन से। कहां से आ रही हैं, गांधीवादी दर्शन से आ रही हैं। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट आपके सामने आर्टिकल 48, आपका आर्टिकल जो 48 है, 48 आपसे देखिए क्या कहेगा, 48 और 48 क्या है, आप इन दोनों को एक साथ देखेंगे। 48 तो आपसे क्या कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन का क्या करेगा राज्य, संगठन करेगा। क्या करेगा दोस्तों, संगठन करेगा। कृषि एवं पशुपालन का तो क्या करेगा राज्य, संगठन करेगा। और 48 क्या आपसे क्या कह रहा है, 48 क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण करेगा राज्य। क्या करेगा, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण का क्या करेगा राज्य, संवर्धन करेगा। और वन प्लस वन्य जीवों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा। राज्य क्या करेगा, कृषि एवं पशुपालन का संगठन करेगा। पशुपालन, आप आ जाइए सीधे गांधीवादी दर्शन, गाय, बछड़ा, दुधारू पशु। गांधी जी ने कहा ना, गाय, बछड़ा और दुधारू पशु के वध पर क्या लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। ये गांधी जी ने कहा, तो गांधीवादी दर्शन हो गया आपका, ठीक है। और कृषि एवं पशुपालन का संगठन कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे कि हमारी कृषि व्यवस्था क्या हो जाए, मजबूत बन जाए, और पशुपालन जो है वो भी मजबूत हो जाए। और दूसरा है 48 क्या में कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण का क्या करेगा, संवर्धन करेगा। राज्य ऐसे कार्य करेगा जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो जाए। इसीलिए हमने वन एवं वन्य जीव अधिनियम 1986 बनाया है, राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम। और वन और वन्य जीवों की क्या करेगा राज्य, सुरक्षा करेगा। तो राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम 1986 के द्वारा हमने क्या कर दिया, आर्टिकल 48 कै का भी अनुसंधान कर दिया कि 48 कै को हमने एक कानून बना दिया। जो नीति निर्देशक तत्वों में 48 कै आर्टिकल दे रखा था उसको हमने क्या बना दिया दोस्तों, कानून बना दिया हमने। तो ये आप 48 और 48 कै देख लीजिए एक बार। अब आपके आर्टिकल 49, आर्टिकल जो 49 है उसमें राज्य आपसे कह रहा है, सॉरी राज्य आपसे नहीं कह रहा है, राज्य को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि राज्य क्या करेगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान होंगे उनकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो स्मारक प्लस राष्ट्रीय महत्व के जो क्या होंगे, स्थान होंगे, के स्थानों की क्या करेगा दोस्तों, सुरक्षा करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। ये राज्य का दायित्व है। देखिए अनुच्छेद 39 में राज्य का दायित्व है कि वो क्या करेगा, स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का क्या कर देगा, पृथक्करण कर देगा। कौन कर देगा, राज्य कर देगा। और अनुच्छेद 51 क्या कहेगा आपसे, अनुच्छेद 51 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। यह आपके पास 3 आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 49, 50 और 51 तीनों।
अब 40 में कहा है कि स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा करेगा। अब राज्य का ये दायित्व है, तो राज्य क्या करेगा, पुलिस की स्थापना करेगा, और पुलिस की स्थापना से क्या होगा, हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी हम क्या करें, जैसे ताजमहल हुआ, जैसे कुतुब मीनार हुआ, जैसे हमारे अनेक स्मारक हुए, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के स्थान क्या है, हमारी संसद हुई, हमारे राज्यों की विधानसभाएं हुई, इनकी सबकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। और ये कार्य किसका होगा, ये राज्य का होगा। राज्य क्या करेगा, इसके माध्यम से पुलिस की स्थापना करेगा, जिससे इनकी क्या होगी, सुरक्षा होगी। आर्टिकल 50 कह रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करेगा। देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या है, अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे पद जैसे कलेक्टर जो पद होता है उसको डीएम भी कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के रूप में वो न्यायपालक का काम करेगा और कलेक्टर के रूप में वो कार्यपालिका का काम करेगा। तो इन दोनों में क्या करेगा, पृथक्करण कर देगा कि जब वो ऐसे कुछ कानून बनाएगा जिससे कि क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा वो एक समय न्यायपालिका के रूप में कार्य करेगा और दूसरे समय कार्यपालिका के रूप में क्या काम करेगा, और इन दोनों की शक्तियों का क्या हो जाएगा, इनके कार्यों का क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। और नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, कि राज्य हमेशा ऐसे कार्य करेगा जिससे कि भारत की पहचान अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मजबूत हो सके। जैसे हमने क्या है, आज तक किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है, भाग प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया है, पहले आगे से किसी युद्ध में हमने भाग नहीं लिया है। अब तक हमने युद्ध तो काफी लड़े हैं, जैसे 1962 में चाइना के साथ हमने युद्ध लड़ा, 1948 में कुछ पाकिस्तानी कबीले हमारे यहाँ आ गए थे, उनके साथ हमने युद्ध लड़ा था, 1971, 1965, 1971, 1998, इन 3 बार हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ लिया। लेकिन हमने कभी भी पहले आक्रमण की पॉलिसी नहीं अपनाई है, हमने मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी अपना रखी है। वैसे तो हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, लेकिन फिर भी हमने ये कहा हुआ है कि हम परमाणु शक्तियों का उपयोग पहले नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए हमने कुछ नियम बना रखे हैं। तो दोस्तों ये थे आपके डीपीएसपी। आप अगर चाहें तो एक बार हल्का सा स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब ये तो हो गए हमारे डीपीएसपी हो गए दोस्तों। अब मैंने एक शुरू में आपको एक वर्ड बोला था कि डीपीएसपी क्या है, केटी शाह जी ने क्या कहा कि बैंक की इच्छा पर निर्भर एक चेक है। अब बैंक की इच्छा पर निर्भर चेक, अब आपने कह दिया कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा। अरे राज्य करेगा तो सही, लेकिन राज्य तभी करेगा जब राज्य के पास क्या होंगे, संसाधन होंगे। देखिए डीपीएसपी हमने मूल संविधान में ही रख लिए थे, डीपीएसपी जो है हमने मूल संविधान में रख लिए थे, लेकिन इनको इस प्रकार से रखा है कि राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। राज्य के ऊपर इनको हमने न्यायिक प्रवर्तनीय नहीं बनाया, जैसे मूल अधिकार प्रवर्तनीय है ऐसे डीपीएसपी हमने प्रवर्तनीय नहीं बनाए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब हम 1947 में आजाद हुए थे उस समय देश की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर अगर मान लीजिए उस समय आपसे कह दिया जाता कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देगा, निःशुल्क शिक्षा, अरे राज्य के पास इतने संसाधन ही अवेलेबल नहीं थे उस समय। अब राज्य के पास देखिए जैसे जैसे संसाधन अवेलेबल होते गए, तो हमने 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार दे दिया, आरटी 2009 पारित करके उसको एक कानून बना दिया। तो ये क्या है, ये सब है कि जब जब हमारे पास धीरे धीरे संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे हम उसी प्रकार से इन डीपीएसपी को लागू करते जाएंगे। दूसरा हमने ये देखा कि हमने स्वास्थ्य के साधन कर दिए अवेलेबल। आज क्यों, पहले इसलिए नहीं कर पाए थे कि हमारे पास वो संसाधन ही अवेलेबल नहीं थे। तो देखिए जो हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो विजुअल था, उनकी जो विचार थे वो बहुत ही आगे तक के थे, दूरदृष्टा सोच वाले। उन्होंने ये नहीं है कि तात्कालिक समय को ध्यान में रखते हुए सोचा था, उन्होंने 100-200 वर्षों तक के आगे की बात सोची थी। इसलिए संविधान में जो भी मूल अधिकार डीपीएसपी हमें दिए गए हैं, संवैधानिक जो कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, आप जब पूरा संविधान पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि उन लोगों ने कितनी दूरदृष्टि की बात की थी। वरना भारतीय संविधान में जितने अनुच्छेद हैं उस हिसाब से तो रोज कोई ना कोई समस्या हमारे सामने खड़ी हो जानी चाहिए थी दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे सामने डीपीएसपी की बात। अब आपके सामने एक चीज है कि हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का क्या कर ले, एक
तुलना कर ले, हम उनकी क्या कर लें, तुलना कर लें, कंपैरिजन कर ले। अब अगर हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की देखिए तुलना करते हैं, मैंने आपको इनकी विशेषता बता रखी है, आप विशेषताओं को लिख के भी सीधे तुलना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बता दूं कि जैसे मूल अधिकार क्या है, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय। हम सीधे न्यायालय में जाएंगे, कह देंगे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, राज्य को आदेश देगा कि व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और अगर राज्य ने ऐसी कोई कानून बनाया, कोई विधि बनाई है, तो आर्टिकल 13 के तहत उस विधि को क्या कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। फिर दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्वों के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है, हम इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। इनके बाद कि जो मूल अधिकार है वो व्यक्ति को नागरिक होने के नाते ही मिले, लेकिन ये राज्य के लिए क्या है, कुछ निर्देशों की तरह है कि राज्य जब उसके पास ऐसे संसाधन आ जाएंगे तब वो ये सब काम कर देगा दोस्तों। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बारे में कुछ बातें। अब जो मैं मूल अधिकार और डीपीएसपी की बात कर रहा था, उसके मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 1980 में मिनर्वा मिल्स, क्या था, मिनर्वा मिल्स वाद जो था, मिनर्वा मिल्स वाद कब था दोस्तों, ये 1980। अब इस मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये एक तरीके की भारत में क्या है, सामाजिक क्रांति है, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलग अलग नहीं बताया, बल्कि इनको एक दूसरे का पूरक घोषित कर दिया था दोस्तों। तो ये थे आज हमारे डीपीएसपी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल सीएमआई को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेल्फ।